Hello everyone. So in this video we are going to discuss chapter number 10 of M. Lakshmikant, that is fundamental duties. Okay. So let's begin. Okay. So how the rights and duties of the citizens are correlatives and inseparables. The original constitution contained only the fundamental rights and not the fundamental duties. देखो, अब अगर किसी आदमी के पास कुछ राइट है, ठीक है, तो ऑफ कोर्स उनके पास थोड़ी ड्यूटीज भी होनी चाहिए। ठीक। राइट विदाउट ड्यूटीज कोई वैल्यू नहीं है उसका। ठीक है। अगर हर एक आदमी अपने ड्यूटीज को फुलफिल करेगा तभी किसी के राइट को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। ओके। सो ये बात है यहाँ पे। इसके बाद भी जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था ना, उसने सिर्फ डीपीएसपी, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स तो रखा, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में, बट फंडामेंटल ड्यूटीज ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट नहीं थी। डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट था, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट नहीं थी। In other words, the framer of the Constitution did not feel it necessary to incorporate the fundamental duties of the citizens in the constitutions. Okay? जो फ्रेमर थे ना कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने इतना ज़रूरी नहीं समझा था उस टाइम कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करें। ठीक है। रीजन उसके पीछे एक ये भी दिया जाता है कि जो ड्यूटीज़ का कॉन्सेप्ट है ना, वो जनरली ये नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री, मतलब जो कम्युनिस्ट कंट्री थी ना, सोशलिस्टिक पैटर्न वाली कंट्री थी, उनके यहाँ ड्यूटीज़ का कॉन्सेप्ट ज़्यादा होता है। डेमोक्रेसी में फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं, ठीक है। ड्यूटीज़ का कॉन्सेप्ट लगभग सभी डेमोक्रेटिक कंट्री में ना के बराबर है, ठीक है। केवल इक्का दुक्का कंट्री होंगी जो डेमोक्रेटिक है और फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी उनमें है, ठीक। हाउएवर दे इनकॉर्पोरेट द ड्यूटीज़ ऑफ द स्टेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब देखो, स्टेट की क्या ड्यूटीज़ बनती है टूवर्ड्स द पीपल्स, वो तो डीपीएसपी में ऐड है, लेकिन व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ सिटीजन्स टुवर्ड द कंट्री, इट इज बेसिकली नॉट रिटन इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशंस। In 1976, fundamental duties of citizens were added in the constitutions. Okay, 42nd Constitutional Amendment Act 2002 में एक फंडामेंटल ड्यूटीज और ऐड हो जाती है, ठीक, कि भाई ये ड्यूटीज़ बनती है हर एक पेरेंट्स की कि वो अपने चिल्ड्रंस को स्कूल भेजें 6 to 14 ईयर्स की एज में, ठीक है। तो राइट टू एजुकेशन आता है ना 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो उसी के थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की जाती है। फंडामेंटल राइट्स भी ऐड होता है, ठीक है, 21A के अंदर। साथ ही साथ डीपीएसपी भी अमेंड होता है 86 के थ्रू। 45 में आर्टिकल 45 में अमेंडमेंट होता है। साथ ही साथ ये एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी ऐड करती है, ठीक। द फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ईस्टवेल ईएसएसआर। देखो, जो पहले ईएसएसआर था ना, ठीक, कोल्ड वार से पहले, कोल्ड वार के बाद तो ईएसएसआर टूट गया, तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कॉन्सेप्ट है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो यूएसएसआर से इंस्पायर्ड है। देखो, अब यहाँ पे वही बात लिखी गई है जो भी हमने आपसे पहले बताया कि नोटेबली नन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द मेजर डेमोक्रेटिक कंट्रीज लाइक यूएसए, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया एंड सो ऑन स्पेसिफिकली कंटेन अ लिस्ट ऑफ ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स। जो भी मेजर डेमोक्रेटिक कंट्रीज है ना, लाइक यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यहाँ सब ड्यूटीज़ का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जापान की कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो केवल डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है इन द वर्ल्ड, ठीक है, इंडिया से पहले था, जिसने अपने सिटीजन्स के लिए कुछ ड्यूटीज़ का भी कॉन्सेप्ट रखा था अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक। द सोशलिस्टिक कंट्री ऑन द कंट्री गिव द इक्वल इंपॉर्टेंस टू द फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ देयर सिटीजन्स। सोशलिस्टिक कंट्रीज़ की बात करें लाइक रसिया, चाइना, तो यहाँ पे इन्होंने जो फंडामेंटल राइट्स है कि भैया जितनी आपको राइट्स मिलते हैं, आपकी कंट्री ने आपको दिए हैं, उतना ही आपको आपकी ड्यूटीज़ भी है अपने कंट्री के लिए, ठीक है। तो ये बात है। Has the Constitution of the Eastwell USSR declared that the citizens' exercise of their rights and freedoms was inseparable from the performance of their duties and obligations। भैया, जो आपको राइट मिले हैं ना, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं अपने कंट्री में, ठीक है, तो राइट एंड ड्यूटीज़ को अलग नहीं रखा जा सकता। अगर आपको कुछ राइट मिले हैं
तो आपकी कुछ ड्यूटी भी बनती है फॉर योर कंट्री। ओके, अच्छा, यही कहीं ना कहीं देखो रीजन भी ड्यूटीज़ यहाँ पे इक्वली फोकस की गई। यही तो कहीं ना कहीं रीजन है कि जो यूएसएसआर, चाइना एक्सेट्रा हो गए, तो ये मतलब गेम्स वगैरह में अपना देश के यहाँ के जो प्लेयर्स होते हैं ना, अपने देश का ने मतलब नाम रोशन करने में बड़े आगे रहते हैं। जैसे आप ओलंपिक देख लीजिए, ठीक है, इन सब जगह पे मतलब एकदम धूम मचाए रहते हैं, बिकॉज दीज आर द पीपल्स हु आर बेसिकली अवेयर विद देयर ड्यूटीज टुवर्ड्स देयर कंट्री। ओके, उसके बाद अब देखो देखो कि जो स्वर्ण सिंह कमेटी है ना, उसके रिकमेंडेशन पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुई थी। किसके रिकमेंडेशन पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुई? तो 1976 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड होती हैं। इन 1976 द कांग्रेस पार्टी सेट अप द सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। 1976 सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी टू मेक रिकमेंडेशन अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, द नीड्स एंड नेसेसिटी ऑफ विच वॉज फेल्ट ड्यूरिंग द, देखो इंटरनल इमरजेंसी थी उस टाइम ना, 1975 to 77। उस टाइम ऐसा लगा गवर्नमेंट को कि भैया लोग अपने राइट्स को लेके थोड़ा कुछ ज़्यादा ही अवेयर है, उनकी जो ड्यूटीज़ भी बनती है इंडिया के लिए उसको कहीं ना कहीं वो इग्नोर कर रहे हैं। तो इसीलिए इंटरनल इमरजेंसी के टाइम ये जो स्वर्ण सिंह कमेटी बनी थी, वो उसका काम ही यही था कि भैया आप ड्यूटीज़ को आइडेंटिफाई करो और रिकमेंड करो गवर्नमेंट को। द कमिटी रिकमेंडेड द इंक्लूजन सेपरेट चैप्टर ऑन द फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कमेटी ने क्या बोला कि भैया एक सेपरेट चैप्टर जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए रिलेटेड टू द फंडामेंटल ड्यूटीज़। इसने इस चीज़ पे भी बल दिया कि सिटीजन को जो हैं इंडिया के जो सिटीजन हमारे कंट्री के, ठीक है, उनको अपने राइट के साथ साथ उनकी जो ड्यूटीज़ बनती हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशंस के लिए, अपने कंट्री के लिए, उसके लिए भी अवेयर रहना चाहिए। द कांग्रेस गवर्नमेंट एट द सेंटर एक्सेप्टेड दिस रिकमेंडेशन एंड एक्टेड 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इन 19। देखो कांग्रेस जो है स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर लेती है एंड 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट करती है इन द कॉन्स्टिट्यूशंस। ठीक है, हालांकि जो स्वर्ण सिंह के जो सारे रिकमेंडेशन थे उस पूरी रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट नहीं करती गवर्नमेंट, अभी हम उसको बाद में देखेंगे। This amendment added a new part, namely Part 4A to the Constitution. So fundamental duties किस पार्ट में? Part 4A में ऐड होती हैं। ठीक है, दिस न्यू पार्ट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन आर्ट। अब देखो केवल इसमें एक ही आर्टिकल है 51A, उसी के अंदर जो है सारी ड्यूटीज़ जो हैं वो मेंशन है। ठीक है, बेसिकली 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी स्टार्टिंग में, लेटर ऑन एक और फंडामेंटल 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हम देखेंगे उसे। द रूलिंग कांग्रेस पार्टी डिक्लेयर द नॉन इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ए historical mistake and the claim that what the framers of the constitution failed to do was being done now। कांग्रेस पार्टी उस टाइम ये भी बोलती है कि भैया फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड ना करना उस टाइम कहीं ना कहीं एक मिस्टेक थी, और जो उस मिस्टेक है उसको हम हटा रहे हैं कहीं ना कहीं फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड करके अपने कॉन्स्टिट्यूशंस में। ओके, थर्ड, स्वर्ण सिंह कमेटी सजेस्ट द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो स्वर्ण सिंह कमेटी ने कितना रिकमेंड किया था? 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट इंक्लूड, देखो 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुआ, देख चुके हैं हम। इंटरेस्टिंगली सर्टेन रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी वर नॉट एक्सेप्टेड। अब देखो 8 ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात की थी स्वर्ण सिंह कमेटी ने, इन 8 में भी कुछ रिकमेंडेशन एक्सेप्ट नहीं की गई थी, लेकिन फिर भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी ऐड हुई? तो 10 ऐड हुई। मतलब कि गवर्नमेंट ने कुछ अपनी तरफ से फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की, केवल स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पे ही सारी ड्यूटीज़ नहीं ऐड की। द पार्लियामेंट में प्रोवाइड फॉर द, अब देखो फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो पार्लियामेंट में जैसे देखो जो कुछ रिकमेंडेशन थी जिन्हें एक्सेप्ट नहीं किया था, ठीक है, उसको भी देखते हैं। जिनमें पहला है द पार्लियामेंट में प्रोवाइड फॉर द इम्पोजिशन ऑफ सच पेनल्टी और पनिशमेंट एज मे बी कंसीडर अप्रोप्रिएट फॉर एनी नॉन कंप्लायंस विद आर रिफ्यूजल टू द ऑब्जर्व एनी ऑफ द ड्यूटीज़। देखो स्वर्ण सिंह कमेटी ने क्या रिकमेंड किया था कि भैया आप कुछ पेनाल्टी और इम्प्रिजनमेंट का भी कॉन्सेप्ट रखो कि भैया अगर कोई फंडामेंटल ड्यूटीज़ को फुलफिल नहीं करता तो उसके लिए ये पेनाल्टी या पनिशमेंट
होगा, ठीक है। इसको एक्सेप्ट नहीं किया था गवर्नमेंट ने। नो लॉ इम्पोजिंग सच पेनाल्टी और पनिशमेंट शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ एनी फंडामेंटल राइट्स और ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिपग्नेंसी टू एनी अदर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और ये जो पेनाल्टी या पनिशमेंट का जो कॉन्सेप्ट रखा जाएगा, ठीक है, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है, किसी भी कोर्ट में। किस ग्राउंड पे? कि भैया ये किसी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है, ठीक है, या किसी कॉन्स्टिट्यूशन के अदर प्रोविज़न के अगेंस्ट में है ये, ठीक। उसके बाद ड्यूटी टू पे टैक्सेस का भी मतलब इन्होंने रिकमेंड किया था, सोरेन सिंह कमेटी ने, इसको भी एक्सेप्ट नहीं किया गया था। तो ये 3 मेजर प्रोविज़न थे जिसको सोरेन सिंह कमेटी ने रिकमेंड तो किया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने बेसिकली गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया था, ठीक। अब फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन कौन सी उसे देख लेते हैं। आर्टिकल 51A में तो देखो, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल एंड इंस्टीट्यूशंस। भैया अब कॉन्स्टिट्यूशंस में जो मेंशन है उन चीज़ों को कहीं ना कहीं फॉलो करो, इसके जो आइडियल्स हैं और इंस्टीट्यूशन हैं उनकी रिस्पेक्ट करो, ठीक है। नेशनल फ्लैग का रिस्पेक्ट करो, नेशनल एंथम का रिस्पेक्ट करो, ठीक। ये भी इसने बोला कि आप उन आइडियाज़ को फॉलो करो, ठीक है, इनकलकेट करो। कौन से आइडियाज़ को? जो कहीं ना कहीं हमारे फ्रीडम स्ट्रगल को इंस्पायर्ड करते हैं। अभी क्या हो रहा है, सब अपोजिट उल्टा सीधा हो रहा है भाई। कौन सा हम आइडिया, नोबल आइडियाज़ फॉलो करते हैं? सुभाष चंद्र बोस के ना तो हम कोई नोबल आइडियाज़ फॉलो करते हैं अभी करंटली, ठीक है, ना महात्मा गांधी जी को फॉलो करते हैं, ठीक। अभी का तो मतलब पूरा आप कह सकते हो कि जो सिस्टम है ना पूरा बिगड़ चुका है, मुझे तो यही लगता है यार। देखो, कुछ कई सारी निगेटिविटी है करंटली हमारे सोसाइटी में, ठीक है, और उन निगेटिविटी से हम डील कर सकते थे अगर हम जो ये नोबल्स आइडियल्स थे ना, ठीक है, जो फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम जो ये लोग थे ना, जिस बेसिस पे इन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल की स्टार्टिंग की थी, मतलब शुरुआत की थी, जिन चीज़ों से ये लोग लड़ रहे थे कि भैया डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, ठीक है, फूट डालो राज करो वाले, मतलब जो अंग्रेज़ों की नीति थी उसके अगेंस्ट में ये लोग एजिटेट कर रहे थे। क्या हम अभी फॉलो कर रहे हैं? अभी भी तो सोसाइटी में इतने कम्युनल वायलेंस होते हैं, मॉब लिंचिंग होती है, ठीक है, कन्वर्जन होते हैं, ठीक। तो हम कहीं ना कहीं ये जो नोबल आइडियाज़ थे ना उनको हम फॉलो ही नहीं कर पा रहे हैं सही से, ठीक। तीसरी ड्यूटी है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, तीसरी वाली है। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज। भैया हम अपने देश को रक्षा करेंगे, ठीक है, और जब भी कभी ज़रूरत पड़ी कि हाँ देश के लिए कोई सेवा देने के लिए, तो निस्वार्थ भाव से हम देश के लिए खड़े भी रहेंगे, ठीक। टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग्स्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक। हम कहीं ना कहीं कॉमन ब्रदरहुड को प्रमोट करेंगे इंडिया के सारे लोगों में। रिलीजियस, ठीक है, धर्म या भाषा या फिर क्षेत्रीयता, ठीक, या फिर जो सेक्शनल डाइवर्सिटीज़ है, ठीक है, इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के कहीं ना कहीं वो प्रैक्टिसेस जो ह्यूमन की डिग्निटी को हर्ट करती हैं उन सब चीज़ों से ऊपर उठ के बात करेंगे, ठीक है। तो भाईचारा, बंधुत्व का भाव अपने कंट्री में बढ़ाएंगे, ठीक। इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी हम कहीं ना कहीं इस डाइवर्सिटी को इनकलकेट करते हुए यूनिटी प्रमोट करेंगे। यूनिटी इन डाइवर्सिटी बोलते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं ड्यूटीज़ में भी मेंशन है। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंट्रीज कंपोजिट कल्चर। जो हमारे कंपोजिट कल्चर है, मतलब इतने सारे कल्चर हैं, मिक्स कल्चर हैं, ठीक है, जो हमारा हेरिटेज है, मतलब ठीक है कंट्री का, उसको हम वैल्यू करेंगे एंड प्रिजर्व करेंगे। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ एंड टू कंपनसेशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स, ठीक है। हम अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे, लाइक फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करेंगे। कहीं ना कहीं हम दया का भाव रखेंगे लिविंग क्रिएचर्स के लिए, ठीक। उसके बाद टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड साइंटिफिक टेम्परामेंट को हम बढ़ावा देंगे सोसाइटी में। ह्यूमनिज्म मतलब भाई इंडिविजुअलिज्म नहीं, ह्यूमनिज्म मतलब ऐसा नहीं कि देखो, जो कुल मिला के प्रेगमेटिक अप्रोच की बात की गई है यहाँ पे, ठीक। अब देखो साइंटिफिक टेम्पर का क्या मतलब है कि भाई वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ठीक है,
साइंटिफिक टेम्पर मतलब हम हर एक चीज़ों को एक साइंटिफिक तरीके से देखेंगे, समझेंगे, ठीक है, फिर उस पर एक्ट करेंगे। ह्यूमनिज्म, ह्यूमनिज्म मतलब मानवता का भाव होना चाहिए, ठीक है। इफ समवन आर इन ट्रबल विद इन द सोसाइटी, वी विल ट्राई टू help them, whether they are belongs to any religion or caste, okay, we will help them, okay. Uh, this is the spirit of humanism, okay, spirit of inquiry and reforms, ठीक। रिफॉर्म्स की तरफ मतलब अगर कोई भी हमारे कस्टम्स हैं, कुछ भी हैं जिनमें खराबी है, तो कहीं ना कहीं हम उसको देखेंगे और उनमें रिफॉर्म की भावना किस हिसाब से काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद है टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एडजोर वायलेंस, ठीक है। जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, ठीक, लाइक रोड, स्ट्रीट लाइट्स एक्सेट्रा, ठीक है। और जो वायलेंस है ना, उसको हम गिव अप करेंगे। वायलेंस मतलब कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े सोसाइटी में प्रमोट नहीं करेंगे, ठीक। टू स्टेप्स टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, ठीक। ट्राई करेंगे कि हम, चाहे वो इंडिविजुअल एक्टिविटी हो चाहे कलेक्टिव एक्टिविटी हो, ठीक है, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, उसमें उसकी गुणवत्ता कहीं ना कहीं जो है ना क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करेंगे, जिससे कि हमारा जो नेशन है ना, जो हमारा राष्ट्र है, वो लगातार आगे बढ़ता रहे, ठीक है। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज हर चिल्ड्रेन आर वर्ड्स बिटवीन, देखो बात की थी ना हमने कि 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कि जो पेरेंट्स हैं उनकी ड्यूटी बनती है कि जो उनके चिल्ड्रन 6 to 14 ईयर्स एज के हैं उनको वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भेजें, उनको वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें, किस चीज़ की, एजुकेशन की, ठीक। अब कुछ फीचर्स हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ के, उसको भी हम देख लेते हैं, ठीक। कुछ करेक्टरिस्टिक्स फंडामेंटल ड्यूटीज़ के हैं, जैसे सम ऑफ देम आर मोरल ड्यूटीज़ वाइल अदर्स आर सिविक ड्यूटीज़। कुछ तो हैं जो मोरली, ठीक है, मतलब वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर हैं, ठीक है, मोरल ड्यूटीज़ मतलब खुद के अंदर डेवलप करने की ज़रूरत है, और कुछ सिविक ड्यूटीज़ हैं जो हमारा सोसाइटी को लेके जो हमारी ड्यूटीज़ बनती हैं, सिविक ड्यूटीज़ हैं, ठीक है। फॉर इंस्टांस चेरिसेबल नोबल आइडियाज़ ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल्स इज अ मोरल परसेप्ट, ठीक है, जैसे कि हम उन आइडियल्स को फॉलो करें जो कहीं ना कहीं हमारे फ्रीडम स्ट्रगल्स को प्रमोट किया जिन्होंने, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक मोरल ऑब्लिगेशन है ना, ठीक। हम उन आइडियल्स को ऐसे लाइफ तो फॉलो कर नहीं सकते किसी काम के थ्रू, ठीक है, ऑफ कोर्स कर सकते हैं, बट ये भावना अपने अंदर रखनी है, तो कहीं ना कहीं ये मोरल परसेप्ट है, ठीक है। वाइल देखो कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करना, नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करना, नेशनल एंथम को, एक सिविक ड्यूटी है कि आप सोसाइटी में जाते हैं और कहीं ऐसी चीज़ें देखते हैं तो आप उसकी रिस्पेक्ट करें, ठीक। एक तो आप अपने अंदर रखेंगे, दूसरा एक आप एक्टिवली उसे परफॉर्म करेंगे विद इन द सोसाइटी, ठीक। दे रिफर्स टू सच वैल्यूज which have been a part of the Indian traditions, methodologies, religions and practices, ठीक। वैल्यूज कौन कौन सी, जो पार्ट हैं किसकी, इंडियन ट्रेडिशन की, माइथोलॉजीज हैं जो, ठीक है, रिलीजन एंड प्रैक्टिसेस हैं। इन अदर वर्ड्स इसेंशियल कंटेंट जस्ट ए कोडिफिकेशन ऑफ टास्क इंटीग्रेटेड टू द इंडियन वे ऑफ लाइफ, ठीक है, integral to the Indian way of life. Unlike some of the fundamental rights which extend to all persons, whether citizens or foreigners, the fundamental duties are confined to citizens only and do not extend to the foreigners, ठीक है। जैसे फंडामेंटल राइट्स है ना, उनमें कुछ जो है वो केवल सिटीजन्स को ही मिले हैं, कुछ जो है सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स दोनों को लिए। सिटीजन्स को कौन कौन से, 15, 16, 19, 29, 30 हमने देखा था, ठीक है। वाइल बाकी जो जितने फंडामेंटल राइट्स थे वो फॉरेनर्स और सिटीजन्स दोनों के लिए थे, जबकि फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ना वो फॉरेनर्स पे कोई ऑब्लिगेशन डालती ही नहीं है, ये केवल सिटीजन्स के लिए ही है, ठीक है। लाइक डायरेक्टिव प्रिंसिपल द फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर आल्सो नॉन जस्टिसेबल नहीं है, मतलब अगर ये वायलेट होती हैं तो कोर्ट केस नहीं हो सकते आपके खिलाफ, ठीक। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड फॉर देयर डायरेक्ट इन्फोर्समेंट बाय द कोर्ट्स, ओके। मोर ओवर देयर इज नो लीगल सैंक्शन अगेंस्ट देयर वायलेशंस, ठीक, कोई लीगल सैंक्शन नहीं है, आपको कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं काटना पड़ सकता अगर आप उसे फॉलो नहीं करते। हाउएवर द पार्लियामेंट इज द फ्री टू इन्फोर्स देम बाय सुटेबल लेजिस्लेशन, हालांकि जो पार्लियामेंट चाहे तो कानून बना के इन्हें इन्फोर्स में ला सकती है। अब कुछ क्रिटिसिज्म है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के, जैसे पार्ट 4A में क्यों रखा गया है, ठीक है, इसके फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन क्रिटिसाइज्ड इन द फॉलोइंग ग्राउंड, ठीक है, पार्ट 4A में रखी गई हैं तो कुछ बेसिस पे इनका क्रिटिसिज्म हुआ है, जैसे कि the list of duties is not exhaustive as it does not cover other important duties like casting vote, paying taxes, family planning and so on। देखो जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ना वो
एग्जॉस्टिव नहीं है, मतलब जितना होना चाहिए था और ड्यूटीज़ होनी चाहिए थी वो नहीं है। जैसे कि कास्टिंग वोट भी होना चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़, पेइंग टैक्सेस होना चाहिए, फैमिली प्लानिंग एक्सेट्रा भी होना चाहिए। इनफैक्ट द ड्यूटी टू पे टैक्सेस वर रिकमेंडेड। देखो जो ड्यूटी टू पे टैक्सेस हमने ऊपर देखा था, सोरेन सिंह कमेटी ने रिकमेंड भी किया था, लेकिन उसके बाद भी इसे ड्यूटीज़ में ऐड नहीं किया गया। सम ऑफ द ड्यूटीज़ आर बेग, कुछ ड्यूटीज़ जो हैं बेग हैं, ठीक है, एम्बिगियस है, मतलब उनको आसानी से इंटरप्रेट नहीं किया जा सकता, कॉमन मैन उन्हें अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। लाइक जैसे कि नोबल आइडियल्स, कॉमन मैन नोबल आइडियल्स के बारे में उसको कुछ पता ही नहीं है भाई, वो ऐसे टर्म को जानता ही नहीं क्या होता है। कंपोजिट कल्चर हो गया, ठीक है, साइंटिफिक टेम्पर, इन सब चीज़ों को समझना एक कॉमन मैन के लिए काफ़ी डिफिकल्ट है, ठीक है। दे हैव बीन डिस्क्राइब बाय द क्रिटिक्स एज ए कोड ऑफ मॉरल परसेप्ट ड्यू टू देयर नॉन जस्टिसेबल कर। केवल एक अंदर ही आदमी रख सकता है इन चीज़ों को, ठीक है, इनका कोई जस्टिसेबल करेक्टर तो है नहीं, ठीक। तो ये आदमी डिपेंड करता है कि भैया अपने अंदर इनकलकेट करता है इन आइडियल्स को कि नहीं इनकलकेट करता है। इंटरेस्टिंगली द सोरेन सिंह कमिटी हैड सजेस्टेड द पेनाल्टी और पनिशमेंट फॉर द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ। सोरेन सिंह कमिटी ने तो पेनाल्टी और पनिशमेंट का भी कॉन्सेप्ट रखा था, बट जो गवर्नमेंट थी उसने एक्सेप्ट नहीं किया। देयर इंक्लूजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन वर डिस्क्राइब बाय द क्रिटिक्स एज ए सुपरफ्लॉस, ठीक है, कहीं ना कहीं ऊपर ऊपर से दिखावा है, ठीक है, ऐसा क्रिटिक्स बोलते हैं इनको ऐड करना कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि ये जो ड्यूटीज़ है ना जो कॉन्स्टिट्यूशन में इनकलकेट की गई हैं, फंडामेंटल हैं, बहुत फंडामेंटल हैं एक तरह से, और ये कहीं ना कहीं लोग इसे फॉलो ही करते हैं, भले ही कॉन्स्टिट्यूशन में इनकलकेट होती चाहे ना होती, ठीक है, लोग ये फॉलो ही, मतलब वैसे भी जनरल लाइफ में फॉलो ही करते हैं, ज़रूरत नहीं थी ऐसा लोगों को कहना है। द critics said that the inclusion of fundamental duties as an appendage to part 4 of the constitution has reduced their value and significance. लोग बोलते हैं ना कि इसे पार्ट 4 में क्यों रखा, पार्ट 4A में, पार्ट 4 डीपीएसपी के बगल में क्यों रखा गया जो नॉन जस्टिसेबल था, इसे हम पार्ट 3 के साथ तो रख सकते थे, तो इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं कुछ और होती। पार्ट 4A में ऐड करने से, डीपीएसपी के अंदर ऐड, डीपीएसपी के बगल में ऐड करने से इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं कम हो जाती है। अगर पार्ट 3 में हम रखते तो फंडामेंटल राइट्स, उसके बाद ड्यूटीज़, तो कहीं ना कहीं इसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी ज़्यादा कंसीडर की जाती है, ठीक है। अब सिग्निफिकेंस क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, तो इन स्पाइट ऑफ क्रिटिसिजम्स एंड अपोजिशन द फंडामेंटल ड्यूटीज आर कंसीडर सिग्निफिकेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। देखो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस क्या है उसे हम देखते हैं। ये कहीं ना कहीं सिटीजन्स के लिए ना एक रिमाइंडर्स का काम करती हैं, दैट कि आपको अगर कुछ राइट मिले हैं तो आपको अपने ड्यूटी के लिए भी सजग कॉन्शियस रहना चाहिए, जो आपकी कंट्री, सोसाइटी या आपके जो फेलो सिटीजन्स हैं उनके लिए बनती है। दिस सर्व एज ए वार्निंग अगेंस्ट एंटी नेशनल, देखो ये कहीं ना कहीं वार्निंग का भी काम करती हैं, एंटी नेशनल एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज़, ठीक है, जैसे कि नेशनल फ्लैग को जला देना, कॉन्स्टिट्यूशन की आप कॉपी जला रहे हो, ठीक है, पब्लिक प्रॉपर्टी को आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ऐसा इंडिकेट करती है कि भैया ये जो आप कर रहे हो ये एंटी नेशनल एक्टिविटी है, ठीक। दिस सर्व एज ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर सिटीजन्स एंड टू प्रमोट अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन, कहीं ना कहीं ये इंस्पिरेशन का काम करती हैं सिटीजन्स के लिए, और उनमें एक डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट की भावना को बढ़ाती हैं। दे क्रिएट अ फीलिंग दैट सिटीजन्स आर नॉट मेयर स्पेक्टेटर, ये कहीं ना कहीं फीलिंग ऐसा लोगों के अंदर डालती हैं कि भैया आप लोग केवल ऐसे देखने के लिए नहीं बने हैं, ठीक है, आपका भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए इस देश के लिए, ठीक है। दे हेल्प द कोर्ट इन एग्जामिनिंग एंड डिटरमाइनिंग द कॉन्स्ट। अब देखो भले ही जस्टिसेबल की नेचर की नहीं है, लेकिन जब कोर्ट किसी केसेस को सुनता है ना, तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में इन सब चीज़ों को वो इम्प्लिसिटली अपने अंदर इन चीज़ों को रख के फिर उसी बेसिस पे केसेस को जज भी करते हैं, ठीक। द सुप्रीम कोर्ट हाल्ड, देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि आर्टिकल 51 है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ कैन बी यूज्ड, ठीक है, देखो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने के लिए या कुछ एम्बिगियस लॉ है उनको इंटरप्रेट करने के लिए इनका यूज किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला। अब देखो रामलीला मैदान इंसिडेंट केस 2012, पतंजलि बाबा रामदेव के बारे में आपने सुना होगा, रामलीला मैदान इंसिडेंट केस 2012, द कोर्ट ऑब्जर्व दैट द कॉमन थ्रेड रन्स थ्रू पार्ट 3, पार्ट 4 एंड 4। देखो कहीं ना कहीं रामलीला मैदान केस में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने जी, कि भैया ये जो पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कनेक्टेड है, ठीक है। वन पार्ट इनमरेट द फंडामेंटल राइट, सेकंड डिक्लेयर द फंडामेंटल प्रिंसिपल गवर्नेंस एंड द थर्ड ले डाउन द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स। व्हाइल इंटरप्रेटिंग ऑफ
any of these provision, it shall be always be advisable to examine the scope and impact of such interpretation on all the three constitutional aspects emerging from these parts. Okay, तो दे आर इन्फोर्सिबल बाई लॉ. ठीक है, अगर लॉ बना दे पार्लियामेंट इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ को मतलब फोर्स में लाने के लिए, तो इन्फोर्सिबल भी हो जाएंगे. पार्लियामेंट अगर चाहे तो लॉ बना के कुछ अप्रोप्रिएट पेनल्टी या पनिशमेंट का भी जो है प्रावधान कर सकती है. ठीक, अब HR गोखले उस टाइम लॉ मिनिस्टर थे. ठीक है, उन्होंने कुछ रीज़न दिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में के अंडर लाने के लिए. ठीक है, इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, पर्टिकुलरली ऑन द इवनिंग ऑफ इमरजेंसी 1975, ए सेक्शन ऑफ द पीपल शोड नो एंजाइटी टू फुलफिल देयर फंडामेंटल ऑब्लिगेशन ऑफ रिस्पेक्टिव. देखो क्या उन्होंने बोला कि इमरजेंसी जो हुई ना ये 1975-77 के बीच, ठीक, इंटरनल इमरजेंसी, उसमें देखा गया कि कुछ लोग हैं ना वो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन और कंट्री के लिए रिस्पेक्ट की भावना नहीं रख रहे हैं. ठीक, तो ये कहीं ना कहीं एक रेस्टलेसनेस क्रिएट कर रहे थे सोसाइटी में, कहीं ना कहीं एक एंटी नेशनल एक्टिविटी टाइप की चीज़ें कर रहे थे. ठीक है, कहीं ना कहीं एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन कर रहे थे. तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रख के जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ना उन्हें ऐड किया गया था. इंदिरा गांधी देन द प्राइम मिनिस्टर जस्टिफाइड द इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्ग्यूड दैट देयर इंक्लूजन वुड हेल्प स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी. इंदिरा गांधी जी जो थी उस टाइम प्राइम मिनिस्टर इंटरनल इमरजेंसी के टाइम, उन्होंने इसे जस्टिफाई किया कि कहीं ना कहीं ये डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करेंगे. सी सेड मोरल वैल्यू ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज विल बी नॉट टू स्मूथर राइट बट टू स्टेब्लिश अ डेमोक्रेटिक बैलेंस बाय मेकिंग पीपल कॉन्शियस. देखो कोई ऐसा, ठीक है, कि कोई ऑब्लिगेशन नहीं है ये लोगों पे कि भैया फॉलो करो. ठीक है, बट ये कहीं ना कहीं एक बैलेंस क्रिएट करती है किन चीज़ के बीच में कि भैया जो आपके राइट्स हैं ना सिटीजन्स, जो आपके राइट्स हैं ठीक हैं, लेकिन आपके कुछ ड्यूटीज़ भी हैं, आप इसको ध्यान में रखें. ठीक है, ऐसा नहीं कि आप पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर रहे हो. ठीक है, एंटी नेशनल एक्टिविटी प्रमोट कर रहे हो सोसाइटी में. ठीक, तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रख के जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी वो ऐड की गई 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वरण सिंह कमेटी. ओके, द अपोजिशन द पार्लियामेंट स्ट्रांगली अपोज द इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द कांग्रेस गवर्नमेंट. ठीक, अपोजिशन था ना उस टाइम, उसने इसे अपोज किया था. लेकिन जो जनता गवर्नमेंट थी ना, जो कहीं ना कहीं इंदिरा जी के बाद बनी थी, मोरारजी देसाई इसको हेड कर रहे थे. ठीक है, उसने ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई ना उसे हटाया नहीं. नोटेबली द न्यू गवर्नमेंट sought to undo many changes introduced in the constitution by 42nd amendment act through the 43rd amendment act 1970. देखो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट थी ना, नई गवर्नमेंट जो बनी, वो बहुत सारे चेंजेस जो हुए कॉन्स्टिट्यूशन में थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट. ठीक है, उसको 43rd and 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कंटिन्यू रखा गया. दिस शो दैट देयर वाज एन इवेंचुअल कंसेंसस ऑन द नेसेसिटी एंड डिजायरेबिलिटी ऑफ इंक्लूडिंग. तो कहीं ना कहीं ये शो करता है कि भैया वहाँ उस टाइम कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये भावना थी कि हाँ फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में होना ज़रूरी है. ठीक, दिस इज़ मोर क्लियर विद द एडिशन ऑफ, देखो अब ये बात और भी स्पष्ट हो जाती है कि कहीं ना कहीं कंसेंसस से फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई थी, क्योंकि लेटर ऑन 2002 में ना 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू नया फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी ऐड किया गया था. अब देखो बर्मा कमेटी उसी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लेके एक बनती है, उसका भी कुछ देख लेते हैं. ठीक है, बर्मा कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स 1999 में आइडेंटिफाई किया. ठीक है, कि भले ही ये इन्फोर्सिबल नहीं है लेकिन कुछ लीगल प्रोविज़न हैं इनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए. ठीक है, कौन कौन से लीगल प्रोविज़न हैं, जैसे देखो प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट. ठीक है, प्रिवेंट डिसरिस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड नेशनल फ्लैग नेशनल. प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट 1971 का है. ठीक है, कहीं ना कहीं ये डिसरिस्पेक्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन का है या नेशनल फ्लैग नेशनल एंथम का डिसरिस्पेक्ट है उस पर रोक लगाता है. ठीक है, बहुत सारे क्रिमिनल लॉ है ना जो कहीं ना कहीं पनिशमेंट प्रोवाइड करते हैं अगर आप लोगों के बीच में हैटेड फैलाते हो. किस बेसिस पे, लैंग्वेज, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ या रिलीजन के बेसिस पे.
क्रिमिनल लॉ के अंदर ये सारी चीज़ें भी डील होती हैं। तो कहीं ना कहीं प्रमोटिंग कॉमन ब्रदरहुड वाला जो कॉन्सेप्ट है ना वो इसके थ्रू इन्फोर्स होता है। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट प्रोवाइड फॉर द पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसर रिलेटेड टू द कास्ट एंड रिलीजन। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट ये भी कहीं ना कहीं फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इन्फोर्स करता है। ठीक, द इंडियन पेनल कोड्स हो गया। ठीक, कि अगर भाई अगर आप देश की जो नेशनल इंटीग्रेशन है ना उसमें कहीं ना कहीं बाधा बनते हैं तो एक पनिशेबल ऑफेंस है। तो कहीं ना कहीं इंडियन पेनल कोड भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इन्फोर्स करता है। यूएपीए हो गया 1967 का। ठीक, क्या कहता है कि भाई ये किसी भी कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन को अनलॉफुल एसोसिएशन डिक्लेयर कर सकता है यूएपीए। ठीक है, कहीं ना कहीं फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ही प्रमोट करता है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 प्रोवाइड फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और द स्टेट देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का है। कहीं ना कहीं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है ना उनको डिस्क्वालिफिकेशन या स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स को के डिस्क्वालिफिकेशन को लेके बात करता है। किस मामले में? अगर वो कुछ करप्ट प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि भाई आप जो वोट है ना लोगों का उसको आप रिलीजन के बेसिस पे या दो ग्रुप के बीच में हैटेड कहीं ना कहीं वायलेंस क्रिएट करके उनके वोट्स को आप ले रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रेस, लैंग्वेज, रिलीजन्स, इन सब बेसिस पे। उसके बाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 आता है। प्रोहिबिट द ट्रेड इन रेयर एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज, ये भी कहीं ना कहीं फंडामेंटल ड्यूटीज़ को प्रोटेक्ट करता है। कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज़? अभी हमने पढ़ा था ना कि हमारे पास कंपेशन होना चाहिए लिविंग क्रिएचर के लिए, अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, तो उसको कहीं ना कहीं ये इन्फोर्स करता है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 का प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट कहीं ना कहीं उसको इन्फोर्स करता है। ठीक है, क्या काम करता है कि भैया जो इनडिस्क्रिमिनेट डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, डाइवर्जन हो रहा है जो फॉरेस्ट लैंड का, ठीक है, नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए, इन सब चीज़ों से डील करता है। ठीक, तो ये था हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लेके। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारी कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम किस चीज़ से डील करेंगे? तो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से डील करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसे देखेंगे। ठीक, थैंक यू।